सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। 3 मार्च का दिन बहुत खास है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अजीम कारनामे से दुश्मन को हैरान परेशान कर दिया। आज से 9 साल पहले 3 मार्च 2016 को दुश्मन का सबसे बड़ा जासूस कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ और पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बेनकाब हुई। दुनिया के सामने ये हकीकत आश्कार हुई कि भारत बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों का सरपरस्त और पुष्टपनाह है। कुलभूषण भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस रॉ का जासूस और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सरगना था, जिसने बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्द नेटवर्क्स चलाने, अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करने और सी पैक पर हमलों की मंसूबाबंदी का इतराफ़ किया। अपने इस दहशतगर्द को बचाने के लिए भारत ने इंटरनेशनली हमने देखा कि कोर्ट का वहाँ पर दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन पाकिस्तान के नाकाबिले तरदीद शवाहिद ने भारतीय झूठ को बेनकाब कर दिया। नाजरीन, ये सिर्फ एक जासूस की गिरफ्तारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की दिफा की वो लाजवाल कहानी है जिसने साबित किया कि दुश्मन कुछ भी कर ले, पाकिस्तान के मुहाफिज हर साजिश को जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अब इस मामले को, ये जो केस था पाकिस्तान ने जिस तरह से पुट किया, आगे क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, इसी पर हम बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। इनके साथ डॉक्टर कमर चिबिमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आपसे आगाज़ करती हूँ डॉक्टर साहब। हमने शवाहिद भी पेश कर दिए, इंटरनेशनली भी मुकदमा लड़ा। अब उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भारत की जानिब से पाकिस्तान में की गई और उसके शवाहिद भी हमने सामने रखे, उस पर बात भी की गई। अब आगे क्या होगा और कैसे इस मामले को लेके जाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत से ममालिक इसका शिकार हैं। कनाडा, अमेरिका भी माजी करीब में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। लेकिन इस पे जो खामोशी है, क्या भारतीय रवैये पे सबने आंखें बंद कर ली हैं या आगे जाके इस मामले में आप कुछ देख रहे हैं होता हुआ? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत को और दुनिया को जो चीज़ हमने आज से 9 साल पहले बताई थी वो हर मुल्क ने ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर ली है। आपको याद है, कतर के अंदर 9 भारतीय नेवी के जासूस पकड़े गए जिनको सजाए मौत सुनाई गई कतर के अंदर। फिर नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वहाँ से माफ़ी मांगी और अपने जो नेवी के जासूस थे उनको छुड़वा के वहाँ से लेके आए। पहली बात, आपको याद है कि अमेरिका के अंदर भी यही हुआ, कनाडा के अंदर भी यही हुआ। रॉ का ऑपरेटस जो है नॉर्थ अमेरिका में बंद करना पड़ा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो बात हमने 9 साल पहले बताई थी वो हर मुल्क ने, मिडल ईस्ट के अंदर और वेस्टर्न मुल्कों ने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है। और अब इंडिया जो है वो हर मुल्क के साथ इंडिविजुअली जाके माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि हमारे बंदे छोड़ दें। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस मसले को कॉन्टीन्यूसली क्यों हाईलाइट नहीं करता। हमने क्यों एक कुलभूषण यादव को एक जासूस समझ के और बंद कोठरी में डाल के रखा हुआ है? क्यों दुनिया के सामने हर डिस्कशन में हम इस मसले को टेक अप नहीं करते कि भारत इस जासूस को कब लेगा? भारत कतर से तो जासूस वापस लेता है, भारत अमेरिका से अपने जासूस वापस लेता है, भारत कनाडा से अपने जासूस वापस लेने की बातें करता है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये भारतीय जो डीप स्टेट है या भारत की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है या भारत का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो इस भारतीय रियासत के लिए अपनी सर्विसेज देना चाहती हैं जो अपने बंदे को फॉलो भी नहीं करते कि वो कहाँ है। आज पाकिस्तान में कुलभूषण यादव देखें, पाकिस्तान तो इस हद तक चला गया कि उसकी वालदा और उसकी वाइफ को भी मिला दिया, लेकिन दोबारा कभी भारतीय सरकार ने रिक्वेस्ट नहीं की कि इसकी वालदा को या इसकी जो बीवी है उसको मिलाई जाए। पाकिस्तान तो हो सकता है इंसानी हकूक की बुनियाद पे उसको रिक्वेस्ट एंटरटेन कर दे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज जब अमेरिका ने, कनाडा ने, मिडल ईस्ट ने इस तरह के जो भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस को लोगों को जासूसी करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने देख लिया, तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बात जो है उसको उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और माननी चाहिए जो हमने कहा। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, आप इस पर आपका क्या टेक है? हमने अपना राइटली केस पुट कर दिया था, हमने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा ली थी, या फिर हम देख रहे हैं कि जो दुनिया का रवैया है, वो जो उनकी खामोशी है, वो इसी वजह से है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, उनके अपने मफादात हैं?
देखिए हमने ये तो बात माननी पड़ेगी, और जिस तरीके से ये 3 मार्च 1916 कहते हैं तारीखी दिन है कि जिस दिन भारत की दहशतगर्दी इंटरनेशनल सतह पे एक्सपोज हुई थी और सारी दुनिया ने इसका नोटिस भी लिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, सारी दुनिया में इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे गए, इस पर ख़बरें भी चली थी। अब सवाल वही है कि जो माज़द खान लहजा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जो कहा जाता है 40 करोड़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए, सब कुछ उनको देने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और ख़ामोशी इख्तियार की जाती है। और जब भी कहा जाता है कि जी इस तरह मसला चलें, कश्मीर का मसला भी तो आप नेहरू साहब भी खुद ही लेके गए थे वहाँ पे UN में, और वहाँ से जो आपने देखा प्लबिसाइड की करारदाद आई वो आज तक नहीं मंजूर हुई। यही इसी तरह से केस लेके गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए, वहाँ पे भी जिस तरह आप बता दी कोई शहादत जो है ना इनकी उठा के फेंक दी गई, कोई बात नहीं मानी गई, लेकिन वक्ती तौर पर कहा गया कि जी इनकी कुलभूषण की जो है ना वो सजाए मौत को रोक दिया जाए, तो वो रुका हुआ है। अब असल बात यह है कि हमने अपनी तरफ से सारा काम करके सारे सबूत उनको दे दिए हैं। अब अमेरिका को भी, रशिया को भी, यूरोपियन यूनियन को भी, सारे यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे मुल्क जो इस बात को रिकगनाइज़ करते हैं, मानते हैं, और प्राइवेटली भी जब उनकी बात होती है तो वो खामोशी, वही माज़द खान लहजा है। अब ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी? देखें हम ना, ये कोई इतना छोटा मसला नहीं है। देखें जिस तरीके से 3 ममालिक मिल के दहशतगर्दी का जाल फैलाया गया, जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, इंडिया भी है, और माज़द के साथ आपने देखा ईरान ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। अब सवाल ये कि जिस तरीके से इतने बुरे तरीके से एक्सपैंड किया गया, लोगों को पैसा दिया गया, TTP को, दाइश को, उसके बाद एक सवाल मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से करूँगी। इत्तेशाम साहब, डॉक्टर साहब जैसे इत्तेशाम साहब बात करें 3 ममालिक जिनमें ईरान तो उस तरह से नहीं, लेकिन अफगानिस्तान और जो हम देख रहे हैं इंडिया की जानिब से मामला है। चले माशी तौर पर इंडिया की जो पोजीशन है वो हम सबके सामने है, जो स्टेटस है दुनिया मानती है, शायद इस वजह से खामोशी भी है। अफगानिस्तान क्या इतना तगड़ा है कि उसको भी हम उस तरह से वहाँ से उस सॉइल से जो इस वक्त हम दहशतगर्दी का देख रहे हैं, जो वेव चली हुई है जिसकी वजह से काफ़ी सिविलियंस जाने अपनी गंवा चुके हैं, उसको कैसे काउंटर करना है हमने? देखिए बात यह है कि मिलिटरली या इन काइनेटिक मीन्स तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक डोमेन में हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारी लीडरशिप खामोश है, हमारे पास कोई ऐसा एडवोकेट नहीं है जो पाकिस्तान की स्टोरी सुना सके। हम खामोश होकर बैठे हुए हैं, साइलेंट हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इवेंट होगा तो फिर हम फायर फाइटिंग, हम बेसिकली फायर फाइटिंग, हमारे पास जो सारे का सारा ऑपरेटर्स इस वक्त मौजूद है मुल्क के अंदर, जो पॉलिटिकल सेटअप में है या डिप्लोमेटिक सेटअप में है, वो हम कोई प्रोएक्टिव नहीं होते। हम दुनिया के किसी इशू पे कोई बात नहीं करते। हम अफगानिस्तान से मुतासर हैं 3 साल से, हम उसके ऊपर भी इतनी बात करते हैं। हम रोज़ाना लाशें तो अपनी उठा लेते हैं, हम रोज़ाना अपने शहदा को तो दफना लेते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। मैं तो जानना चाहता हूँ, इत्तेशाम साहब इसमें शायद कोई बेहतर हमारी रहनुमाई कर सके कि वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं बोलते, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बोलते, क्यों इसको इंटरनेशनली हाईलाइट नहीं किया जाता। अभी वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क गए हुए थे, मैं तो कहता हूँ हर इशू, हर बंदे से मिलते हुए ये बात करनी चाहिए दुनिया के अंदर। सेंट्रल एशिया गए हैं, वहां भी ये बात करें। आप जितना जिस मसले को हाईलाइट करते हैं उतनी पता चलता है कि उसकी कितनी नेशनल लेवल पे अहमियत है। अगर नेशनल लेवल पे अहमियत ये है कि बोल न्यूज पे मैंने और आपने बात करनी है और डेड बॉडीज और शोहदा को उठा के आपने खामोश हो जाना है, तो फिर इतनी दुनिया आपकी केयर करेगी। जी इत्तेशाम साहब, देखिए हम ना जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मजहबी जमातों को इसमें एंटैगल किया गया, जिस तरह शामिल किया गया मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए, अब मुख्तलिफ फ़िरक़ों में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए भी उन्होंने बहुत पैसा दिया। कल यादेव साहब ने तो बड़ा इस हवाले से सारे के सारे कन्फेशन हमारे पास मौजूद है। लेकिन सवाल देखने वाला ये है कि आज क्या वजह है कि हम अपने तौर पे कामयाब नहीं हो पा रहे बावजूद कोशिश के। ये जिस तरीके से आप देख लें, बलोच लहदगी पसंद भी शामिल हैं, लश्कर जंगी भी है, TTP भी है, दाइश भी है। इस कदर उन्होंने अपना इसको कहते हैं बढ़ा दिया गया दायरे को कि शायद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये अच्छी बात है, हमारी एजेंसी ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि जिस तरीके से इनको बेनकाब किया था कुलभूषण के नेटवर्क को। लेकिन सवाल ये है कि जिस तेज़ी के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात तो सवाले से बढ़ती चली जा रही है, इनको कैसे रोका जाए। अब एक दहशतगर्दी का महाज देख लें, जिस तरह हम देख लें ख़ास तौर पे KP में और बलूचिस्तान में चल रहा है, वहाँ पे रोकने के लिए इतनी बड़ी हमारी शहादतें दी जा रही हैं। सियासी जमातों में जिस तरीके से इकट्ठ होना चाहिए, हमने ये मौजू लाना चाहिए। सारी दुनिया बड़े बड़े मामलात पे अपनी सियासी जमातों को इकट्ठा करती है, एक फोरम पे बिठाती है
लेकिन आप देख लें हमारी सियासी जमातें तो और चीज़ों पे तो लड़ाई कर रही हैं, लेकिन ये मुल्क की सालमियत का मसला है कि दहशतगर्दी का खात्मा भारत जिस अंदाज से इंतहा पसंदी में भी हम देखें मुलविस है, फ़िरका फराना वाक़यात में भी मुलविस है, और दहशतगर्दी और सुसाइड बॉम्बिंग, और उसके बाद जिस तरीके से आपने भी बताया कि यहाँ पे आके खुद लोगों को मारा गया, पाकिस्तान में 6 लोगों को मारा गया। तो अब सवाल ये है कि ये कैसे रुकेगी, क्या होगा। मेरा ख्याल है हमारे जो सियासी और मजहबी लोग हैं उनको भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि इसको नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाए। इसमें यहाँ पर तकसीम को मिटाना चाहिए और एक पेज पर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका भी इस पर एक पेज पे आना चाहिए ताकि एक मैसेज ऑफ वननेस सारी दुनिया में जाना चाहिए। बिल्कुल सही, इसी को तो उसके इस्तेमाल करते हैं जी। राइट। कमर चीमा साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी हमारे पास है, उस पर डिस्कस करें। नाज़रीन, बढ़ती हुई आबादी खतरे की घंटी बजा रही है। फरवरी 2025 में मुहतात अंदाजों के मुताबिक मुल्क की आबादी 25 करोड़ 37 लाख 50 हज़ार तक पहुंच चुकी है, जिसके साथ ही पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। सालाना 1.57% की रफ्तार से आबादी में इजाफा हो रहा है, यानी हर साल 50 लाख अफराद का इजाफा। मसला ये है कि आबादी बढ़ रही है और वसाइल हमारे यहाँ पर कम हो रहे हैं, इसीलिए तालीम, सेहत, रोज़गार और बुनियादी सहूलियात पहले ही बहरान से दो चार हैं। हुकूमत ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी ताकि ख़ानदानी मनसूबाबंदी, ख़वातीन की तालीम और सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है। हम देख रहे हैं ख़वातीन की तालीम और नौजवानों की जो महारत है उस हवाले से भी बहुत से हमें चैलेंजेस का सामना है, बैरियर्स का सामना है। किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्या वाकई हुकूमतें इस हवाले से संजीदा हैं और मुस्तकिल मिजाजी से काम ले रही हैं? इसी पर एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हमें ज्वाइन किए मोहम्मद तौहीद साहब ने, अर्बन प्लानर हैं। इनसे देखेंगे कि इनसे बात करेंगे कि अर्बन प्लानिंग कैसे की जाए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आबादी बढ़ रही है तो उसका शहरों के वसाइल पर किस हद तक हम देख रहे हैं कि बोझ बढ़ रहा है। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। 1994 से लेकर अब तक 2024 तक हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है ऑल्दो वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि 2050 तक 380 मिलियन तक का फिगर दिया जा रहा है यहाँ पर आबादी का। तो किस तरह से देख रहे हैं ये गवर्नमेंट इस हवाले से किस हद तक उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, हुकूमतों पर बेसिकली, इस हुकूमत पे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द डे पे नहीं, गुज़श्ता हुकूमतों पर भी, और साथ ही साथ क्या अब इसको मुस्तकिल मिजाजी और संजीदगी से आपको लगता है कि इस पर काम होगा या हो रहा है? देखिए आमना, बड़ी वाज़ेह तौर पे बात सामने आती है कि एक 1960 से हम देख लें पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम इफेक्टिवली चलाने की कोशिश की गई। उस वक्त से लेके अब तक कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बैरूनी पैसा जो है ना पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम में ही आया, वो किधर गया। और चलें मान लिया खा पी गए, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, क्या इस पर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। अभी हुकूमत तो 1.57 कहती है, लेकिन ADB की रिपोर्ट तो 3.5% बता रही है। वैसे तो आमतौर पे लोग प्राइवेटली मानते हैं हुकूमत के लोग कि 2.5% से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हमारा, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। देखिए आमना, सीधी सी बात है, ये कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स हमारे लोगों के जो हैं, इस हवाले से हमने देखा कि हमारे मजहबी तकबा भी, हमारे क्लर्जी भी जो है ना वो खुल के सामने नहीं आती। वो ये कहते हैं कि जी एक फ़िक्रा आप सुनती होंगी अरसों से कि जी जो रूह आती है वो अपना रिस्क साथ लेके आती है, लिहाजा इस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख लें अब जिस अंदाज से हमारे एवरेज आप देख लें 5 से 6 बच्चे होते हैं। बाय द वे एलन मस्क जिसका आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, अगले दिन मैंने देखा उसके 16 बच्चे हैं। बिल्कुल 16 बच्चे हैं, एक ही बीवी से हैं। इंटरेस्टिंगली अब सवाल ये हमना कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। देखिए अभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो गया, रिसोर्सेज हमारे खाए चले जा रहे हैं। आबादी जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेज उसकी तेज़ी से जो है ना वो कम होते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये कि कैसे होगा। अब देखें जो तरीका, बेहतर तरीका तो ये है कि एजुकेशन की जाए, लेकिन इलिटरेसी कितनी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट हमारा कम है। फिर इसके साथ साथ आप देख लें जो गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बनती हैं, जो सारी वजह बनती है कि जी इसको पॉपुलेशन हमारी जो बढ़ाती चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो अदारे हैं, देखें ना, हमें मिसाल दी जाती है, ईरान की मिसाल दी जाती है, आमना बांग्लादेश की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने वहाँ पे मजहबी तबका क्लर्जी से मिल के जो है ना आबादी को कंट्रोल कर लिया है। अभी ईरान जैसा थियोक्रेसी है जहाँ पे वहाँ पे भी अगर कम होगी आबादी तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही। इसका मतलब है कि सस्टेन्ड बुनियादों पे एफर्ट नहीं हो रहे। हमारे मरकज़ में, हमारे सूबों में जो पैसा जाता है और जो जिस अंदाज से हमारे देख रहे हैं कि हमारी सेहत, हेल्थ,
कि सिस्टम सारा ख़राब हो रहा है आबादी के बढ़ने की वजह से, इसका कोई नोटिस नहीं ले रहा। तो अब सवाल ये कि कोई नोटिस लेगा या सिर्फ ये अखबारात की हद तक ये आप अपनी जिसको कहते हैं आए दिन अपनी बताते रहेंगे। वैसे ये प्रायोरिटीज में लग रहा है अब आपको, क्योंकि अनअवेयर तो नहीं हो सकते कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉपुलेशन बढ़ने के सबके नॉलेज में कि अभी क्या सूरत हाल है, आगे जाके क्या मामला बनेंगे। तो आपको लगता है कि ये अब इस बारे में कुछ कर रहे हैं सीरियस होकर? देखिए हम ना इसमें एक बात तो है कि बैनुल-अक़वामी अदारों ने तो बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की सपोर्ट की है कि जिस हवाले से आप देख लें कि जिस चीज़ की भी आप ज़रूरत हो सकती है, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो दवाइयाँ चाहिए, जो हदायत चाहिए, जिस तरह घर घर जाके लोग बता सकते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने शुरू में तो बड़ी कोशिश की थी। आज भी एक बहुत बड़ा हम देखते हैं ये अदारा इस हवाले से है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनफेक्टिव हो रहा है, इनएफिशिएंट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है। अभी आप देहातों में चले जाएं, वहाँ तो बात ही नहीं करने देते, लोग भगा देते हैं कि आप सर यहाँ पर पोलियो वैक्सीन वालों करने के लिए आ गए, जो पोलियो वैक्सीनेटर जो जाते हैं, जो टीम है, उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है कि अब इस मामले में तो वैसे असल बात है आमना की लिटरेसी रेट देखिए, हुकूमत कह रही है कि इस वक्त हमारा 56% है। चले मोहम्मद साहब तो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो 30% से ज़्यादा नहीं है। उनसे जानते हैं कि अर्बन प्लानिंग हमने जो सूरत हाल हमारे सामने, ख़ास तौर पे शहर कायद कराची की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर पानी की किल्लत है, यहाँ पे हज़ार मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा इशू है, फिर क्लाइमेट क्राइसिस अपनी जगह पर मौजूद है। तो हम इल प्लानिंग हमने की थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन शहरों के जो मसाइल हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो भी साथ साथ, और हाउसिंग के जो मामला हैं वो भी आपके सामने हैं। कैसे की जाए प्लानिंग और किस तरह से मामला को बेहतर बनाया जा सकता है? जी देखें, अगर हम शहर कराची की बात करें या पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों की बात करें, तो कराची का मामला जो है वो एक बिल्कुल अलहदा तरह से देखा जाता है, क्योंकि इस शहर की आबादी, ओवरऑल आबादी की अगर हम बात करें तो सेंसस जो हमने अभी किया 2023 की जो सेंसस की एक्सरसाइज हुई, उसके मुताबिक शहर की आबादी जो है वो 2,03,00,000 है। ठीक है, लेकिन जो इदारे जो इस शहर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एनर्जी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, चाहे वो गैस की, चाहे वो जो है वो किसी पानी की सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, उनका मानना है कि इस शहर में हमा वक्त जो है वो 3 करोड़ लोग मौजूद होते हैं। अब वो 1 करोड़ लोग जो हैं वो यकीनन आप जो बात कर रही हैं वही है कि जिस तरह के जो सिंध के सेकेंडरी सिटीज थे उनकी आबादी बढ़ती रही और वहां पर जो मुतअद्दिद किस्म के मसाइल आते रहे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मसला हो, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे दीगर तरह के मसाइल हो, तो लोग जो है वो एक बड़ी तादाद एक सीजनल माइग्रेंट के तौर पर इस शहर में आकर आबाद है, जो कि यानी अगर कहा जाए 4 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं तो कोई मामला नहीं, लेकिन उन्हें यहाँ गिना नहीं जा रहा है। एक बुनियादी मामला है। दूसरी बात आपने जो बात की, देखें जो आबादी का जो तनासुब है इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, खास तौर पर शहरों की जानिब लोगों के माइग्रेट करने का रुझान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, एक तो ये कि गांव और देहात में अब तक हम जो है जो एक होता है रूरल स्ट्रेंथिंग जो प्रोग्राम होता है, हम उसको बेहतर अंदाज में नहीं ला सके कि लोगों को उनकी अपनी जगह पर जो है रोजगार मिल सके। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है जब वहां पर उनको रोजगार नहीं मिलता, जब वहां पे वो बिल्कुल कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में होते हैं, तो किसी ना किसी तरह वो या तो किसी सेकेंडरी सिटी जो कि सिंध में जो है वो हैदराबाद मिलता है हमें, या फिर जो है प्राइमरी सिटी जैसे कराची मिलता है, वो वहां पर आकर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे उन्हें कोई ना कोई जरिया माश या ये कह लें कि खाने पीने का इंतजाम जो है वो उनका हो जाता है। ठीक है ना, एक तो बुनियादी बात की है। दूसरा, अगर शहर कराची की बात की जाए मखसूस तौर पर, वो लोग जो कि साल से जिनकी नस्लें शहर कराची में रहती हैं, उनके लिए भी इस शहर में रहना जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि नौजवानों के लिए मुख्तलिफ तरह के मसले हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके जो है वो बेफॉर्म या CNIC के मसाइल हैं और वो हल नहीं हो पा रहे, अभी तक हम उन्हें हल नहीं कर पा रहे कि उनको कम से कम एजुकेशन की तरफ लाया जाए। आज आप कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वो सबसे पहले आप बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट या बेफॉर्म जो है वो तलब करते हैं, लेकिन वो चूंकि मौजूद नहीं है और उनके वालिदैन ने अगर किसी भी वजह से अदम तवज्जुही की वजह से वो बनवाया नहीं था, तो इदारे उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। यानी मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सामने नजर आते हैं। फिर हमने आज तक इतनी इंडस्ट्रीज बनाई, कोई वुमेन स्पेसिफिक हमने कोई ऐसा सिलसिला शुरू नहीं किया जिसमें बाइज्जत तरीके से जो है वो फीमेल पॉपुलेशन को हम जो है रोजगार दे सके। तो ये नौजवान भी इस वक्त जो है वो कह लें एक माशरे पर एक बोझ बनते जा रहे हैं काफी हद तक, क्योंकि वो जो है वो ना ही तालीम की तरफ हम उन्हें ला पा रहे हैं,
ना ही हम उन्हें जो है वो इसलिए यहाँ से माइग्रेशन की जो हम देख रहे हैं डेस्परेशन है, उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और उसमें कितनी जानें चली जाती हैं लीगल वेज जो हमारी यूथ अपनाती है इस मामले में। थैंक यू सो मच मोहम्मद तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक ले वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ बात कर लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीना तो शुरू हो चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों ने रहमतों भरे इस महीने में महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। सरकारी निर्ख सिर्फ कागज़ों तक महदूद होकर रह गए और कराची समेत मुल्क भर में चीनी की कीमत बेकाबू हो गई है। वो चीनी जो रमज़ान से पहले 130 से 150 तक बिक रही थी, अब 165 से 170 तक बेची जा रही है, जबकि खदशा ये है कि जल्द ये डबल सेंचुरी भी कर सकती है। इसके साथ साथ घी और सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने भी शहरियों का बजट आउट कर दिया। इस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस महंगाई का नोटिस ले लिया, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर आवाम को रिलीफ देने की हिदायत की है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। अब होगा क्या इस मामले पर, क्या इम्प्लीमेंटेशन इस बार होगी या मामला फिर स्टेटमेंट्स की हद तक रह जाएंगे? इसी पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं इस मामले को आप? वज़ीर आज़म तो काफ़ी एक्टिवली और उनका बड़ा हम देख रहे हैं स्ट्रिक्ट किस्म की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, लेकिन क्या इस बार इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या फिर होगी, या फिर हर रमज़ान वाली कहानी होगी इस बार भी? जी आमना, मैं अफ्रेड के इस पर कोई अमल होता हुआ नज़र नहीं आता, और ये एज़ यूजुअल हम देखते हैं जब रमज़ान में इस तरह के बयान टॉप लेवल से आते हैं, नीचे तक लोग एक ही बात कर रहे होते हैं कि जी किसी सूरत में मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, महंगाई को रोका जाएगा और नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन आप देख लें, एक दिन के वक्फे के बाद आमना हर चीज़ महंगी हो गई है। अभी 120-130 रुपये किलो चीनी मिल रही थी, 160 हो गई है। चिकन जो बिक रहा था 500 का, वो 750 रुपये किलो हो गया। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें बेताशा आइटम निकाल के आप देख लें, और दावा जो है ना इस हवाले से मुझे नहीं नज़र आता कि उसमें कुछ सच्चाई है। और ये कह देना कि जी महंगाई 40% से जनाब 4% पे आ गई है, लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि कहाँ हो गई है। ग्रॉसरी लेने जाएँ तो आपको पता चलता है। मेरा ख्याल है ये तो एक आमना एक ट्रेंड बन गया है कि पाकिस्तान में जब रमज़ान का महीना आता है तो लोग प्लान करके बैठे होते हैं कि जी महंगाई हमने कैसे करनी है, इससे हमने अपना दुगना तिगना चुगना फ़ायदा जो बाकी महीनों में नहीं उठाना वो हमने करना होता है। लेकिन शर्मनाक बात है आमना के जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं वो आप देख लें, वहाँ पे कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसी डिस्काउंटेड प्राइसेस जी हाँ वो कम कर देते हैं। और हमारे यहाँ देखिए असल बात यह है कि रिट होती है एक रियासत की और हुकूमत की। आमना इस हवाले से कोई रिट नहीं है, और बार बार वही बात आती है जो एक बात कह के वो फंस गए हैं। मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आती कि क्या करें फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कि महंगाई तो कम हुई है लेकिन मिडल मैन जो है ना उसे मरवा दिया लेके। मिडल मैन जो चाहता है, आड़ती जिसको कहते हैं, जो सामान आता है जिसने तय करनी होती है मंडी में प्राइसेस, वो कहते हैं इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बड़े दावे कर लें, हम जितना कह दें कि जी ये फलां आइटम इस नर्ख पे बिकेगा, वो कभी भी नहीं बिकेगा। तो हम ना देखें खुद हुकूमत जो है ना वो इस हवाले से कंसीड कर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कंसीड कर रहे हैं। तो देखें सवाल ये है कि ना तो कभी हमने देखा है कि इस हवाले से सख्ती की गई है। ये चंद दिनों में होता है, शुरू के 2-4 दिनों में वो जी प्राइस कमेटियाँ कमिश्नर जा रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, ढमकाने, लेकिन अंदर से आप देख लें चीज़ें वैसी महंगी की महंगी होती चली जा रही हैं। और जिस तरह रमज़ान का पीरियड आगे आगे जाएगा, महंगाई जो है ना बढ़ती चली जाएगी, और किसी किस्म का कोई जो मुनाफाखोर हैं उन पर कोई असर नहीं होता। जो पीछे लोग बैठ के तय कर रहे होते हैं चीज़ें, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्हें पता है तो कंप्रोमाइज़ है, ऊपर से लेके नीचे तक माल खिलाया जाता है। MNAs MPs मैं तो ओपन नहीं कहूँगा, वो भी जो है ना इसमें किसी ना किसी तरीके से अपना हिस्सा डालते हैं। लिहाजा आप देखें किसी को सजा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा कि छोटे छोटे फ़ाइन करके ना उनको छोड़ दिया जाता है। भैया आपने जो फैसला करते हैं कि जी फ़ाइन होगा, 2 साल 3 साल कैद रखते हैं, तो वही एक डेटरेंट के तौर पे काम करेगा, वो काम नहीं कर रहा। नतीजतन आप देख लें, सारे टीवी चैनल देख लें, हर आदमी जो है ना वो रो रहा है, तड़प रहा है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं इस हवाले से। वेरी राइट, थैंक यू सो मच। एहतशाम साहब इस पर पढ़े थे। कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब ने हमें इस मामले पर ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। वज़ीर आला सिंध ने आज भी हिदायत की है कि शेख और अनोश की जो कीमतें उनको कंट्रोल किया जाए। ये बताइएगा कि सुपर मार्केट में तमाम अशिया हम देख रहे हैं कि कमीशन रेट पे तो मिल जाती हैं, अक्सर मिल जाती हैं, वैसे ही आम दुकानों पर ये रेट हमें क्यों दस्तयाब नहीं होता? अच्छा, पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है जो आपने कही कि सुपर मार्केट में कमिश्नर के नोटिफाइड रेट्स के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं। हमने काफ़ी सारे सुपर मार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है और उनसे कहा है कि वो कमिश्नर काउंटर इस्टेब्लिश करें।
तो यकीनन वहाँ पे कमिश्नर नोटिफाइड रेट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश मिलती हैं। बाकी क्योंकि आपको पता है कि कराची का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ हमारी आउटरीच होती है, जहाँ जहाँ हमारे मैजिस्ट्रेट्स ऑपरेट करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे प्राइस लिस्ट फॉलो हो और उसमें ओवर प्राइसिंग करने पे जुर्माने और इवन अब तो कैद भी शुरू हो गई है, वो हेल्प करते हैं हमें प्राइस इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक सर, एक ये चीज़ें जैसे रमज़ान आता है हम देखते हैं कि होर्डर्स जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, इनके खिलाफ इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? सेल एक्टिवेट हो गए हैं। हमने अब जोड़िया बाज़ार में भी एक कंप्लेंट सेल इस्टेब्लिश किया है, तमाम डीसीज़ के पास कंप्लेंट सेल इस्टेब्लिश होंगे। कमिश्नर ऑफिस का अपना एक कंप्लेंट नंबर है जिस पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी स्पेशल टीम्स इस दफ़ा डिप्यूटेड होंगी। अदर देन जो हमारे रेगुलर मैजिस्ट्रेट्स हैं वो तो ऑपरेट करेंगे, लेकिन हमारे कमिश्नर ऑफिस की अपनी टीम्स भी मॉनिटरिंग करने के लिए बाहर निकलेंगी। प्राइस लिस्ट हमने कोशिश की है कि उसकी प्रिंटिंग की तादाद बढ़ा दी जाए और इस रमज़ान में एटलीस्ट 20,000 के करीब प्राइस लिस्ट प्रिंट हो जाएं। सब्ज़ी मंडी के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने की कोशिश की है। उसके अलावा अभी से ही जुर्माने और कैद का सिलसिला शुरू हो गया है, तो उम्मीद है कि रमज़ान में हम काफ़ी हद तक प्राइसेस को रेगुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, शुगर प्राइसेस बड़ी बेकाबू है इस वक्त, वज़ीर आज़म ने भी बड़े सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, यहाँ सिचुएशन क्या है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के सबसे पहले तो शुगर के प्राइसेस रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें 130 रुपीज़ पर केजी का एक रेट फिक्स किया गया, जिसके ऊपर सरकारी स्टॉल्स के ऊपर जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, हर सब डिवीज़न में उस पर शुगर ये अवेलेबल की जाएगी। उसके अलावा प्राइस कंट्रोल की तमाम तर रिजीम में प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ है और उनकी हिदायत भी हमें मौसूल होती रहती हैं, एडवाइजरी भी मौसूल होती है। ये जो अशिया है इनकी कीमतों का तयन कौन करता है और किस तरह से होता है, ज़रा समझाइएगा। ये आपका सवाल वैसे तो ये रमज़ान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अशिया के कीमतों का जो तयन है उसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस कमिश्नर कराची है और वहीं से तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस फिक्सेशन होती है और इसकी रेगुलेशन का काम तमाम मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए किया जाता है, जिनको प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत जुर्माने और कैद करने के इख्तियारात हासिल हैं। और हसन साहब, इस हवाले से मुश्किलात क्या, चैलेंजेस क्या समझते हैं आप? इसमें मुश्किलात डेफिनेटली, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास मैजिस्ट्रेट्स की डेफिनेटली तादाद कम है और हम हर दुकान तक तो जाहिर है कि नहीं पहुँच सकते, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ सख्त तरीन एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। इसमें आवाम का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा मैटर करता है। जहाँ पे उनको ओवर प्राइसिंग नज़र आती है तो अगर वो रिपोर्ट करेंगे उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्शन लेना आसान हो जाएगा। अच्छा, आपकी मौजूदगी का हम ज़रा फ़ायदा उठा लेते हैं। मेयर कराची ने कराची में जो पार्किंग फ़ी थी उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कई जगह पर अभी भी फ़ी ली जा रही है। ये काफ़ी जगहों पे मेरे ख्याल में, ये एटलीस्ट सदर में तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि पार्किंग वहाँ पे अब चार्ज पार्किंग नहीं हो रही, लेकिन उसकी एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ये भी है कि पार्किंग मैनेज कौन करेगा। ज़ाहिर है कि ट्रैफिक पुलिस के पास इतनी नफरी मौजूद नहीं है कि वो हर जगह पे ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग मैनेजमेंट के लिए बंदे डिप्यूट कर सकें। तो अगर कहीं पे हो रहा है तो वो भी ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला एलिमिनेट हो जाएगा। अल्लाह करे। कीपिंग इन व्यू के मैनेजमेंट हमें उसकी प्रॉपर करनी है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, मंडी के जो हम देखते हैं रेट्स, इससे 10% रिटेलर को प्रॉफिट मिलता है। मतलब ये कि एक चीज़ 100 रुपये की है, वो रिटेलर सार्फिन को 110 रुपये की बेचेगा, लेकिन जो सार्फिन को रेट मिलता है वो रियलिस्टिक नहीं होता। दूसरा, अगर आपकी हालिया रेट लिस्ट अगर हम देख लें तो ये 10% इंक्रीमेंट शो कर रही है, बल्कि ये 15% है। तो क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन को तब्दील किया गया और कब किया गया? अच्छा, इसमें ये है कि आप कह रहे हैं ना कि प्राइस लिस्टिंग में चेंज किया गया है और उनको मार्जिन दिए गए। देखें, जब बेस प्राइस डिटरमिन की जाती है तो बेस प्राइस आपकी पिछली प्राइस से डिटरमिन नहीं की जाती, बल्कि जो आपकी करंट प्राइस है और उसमें जितने फैक्टर्स शामिल हैं उनको अकाउंट फॉर करके नई प्राइस डिटरमिन की जाती है। पेट्रोल की प्राइस, उसमें लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सब शामिल करके देन नई प्राइस डिटरमिन की जाती है। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि हम उसमें सप्लाई एंड डिमांड का जो फैक्टर है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। हम अननेसेसरीली उसको लो प्राइस करने की कोशिश नहीं करते,
जस्ट फॉर ऑप्टिक्स हम उसकी प्राइसेस लो फिक्स कर दें और उस पर फिर क्रेडिट क्लेम करें। वी डोंट ट्राई टू डू दैट। हम कोशिश ये करते हैं कि जो मार्केट इकॉनमी है उसको सामने रखा जाए, सप्लाई एंड डिमांड के फैक्टर को सामने रखा जाए और जो रियलिस्टिक प्राइसेस हैं वो फिक्स की जाएँ ताकि उनकी कंप्लाइंस आसान हो सके। ठीक है मच। कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अहम मसला हम देखते हैं रमज़ान जब भी आता है फिर वही वाली एक बहस चल निकलती है कि रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाता है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन हमें मार्केट में जब जाते हैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बल्कि लोग ही कहते हैं कि डबल ट्रिपल टाइम जो है अशे खुरनोश जो हमारी एसेंशियल आइटम्स हैं इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अल्लाह करे इस बार इम्प्लीमेंटेशन कुछ सही हो, इस मामले में हम फेयरनेस देखें। हमारे साथ मौजूद थे। अगली स्टोरी की जानिब हम बढ़ते हैं। गजा सीज फायर की बात करते हैं। इजराइल ने फिर बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए गजा में हर किस्म की इमदाद का दाखिला बंद कर दिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने नया हुक्मनामा जारी किया कि इमदाद सिर्फ उस सूरत में गजा जाएगी जब हमास अमरीकी जंगबंदी मंसूबे को तस्लीम करे। इजराइल मशरकी वस्ता के लिए अमरीकी मंदूब स्टीव विटकोफ की जानिब से इस तजवीज़ का हामी है कि गजा में रमज़ान के इस्लामी महीने और पास ओवर के यहूदी मजहबी त्यौहार के दौरान एक अबूरी जंगबंदी होना चाहिए। दूसरी जानिब हमास ने इजरायली इकदाम को सस्ती भत्ताखोरी, जंगी जुर्म और जंग बंदी पर बराह रास्त हमला करार दिया। हमास का मौक़िफ़ है कि जब तक इजराइल यरगमालियों के तबादले, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा से फ़ौजियों के मुकम्मल इनखला के मुआहदे पर अमल नहीं करता उस वक्त तक दबाव में कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। हम देख रहे हैं नाज़रीन, गजा पहले ही तबाह बर्बाद है। बच्चों के दूध से लेकर ज़ख्मियों की दवा तक सब कुछ नापैद है। ऐसे में इमदाद रोक कर इसराइल ने आलमी ज़मीर को फिर झंझोड़ा है। इस बार क्या आलमी जो मंजरनामा है उस पर क्या चेंजेस आएंगे? क्या आलमी बरादरी इस पर अपनी खामोशी इख्तियार किए रखेगी या इस पर कोई स्टैंड लिया जाएगा? इसी पर बात करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। इस बार आप क्या होता हुआ देख रही हैं? जो पहला मरहला कंप्लीट हो गया, अब ये कहा जा रहा है कि आर्जी तौर पर जो सीज़ फायर है उसकी जानिब आया जाए। क्या इजराइल मुकम्मल इसकी सीज़ फायर की जानिब नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह की ड्रामेबाजी भी यहाँ से की जा रही है उस जानिब से, और फिर ये इमदाद बंद कर देना ये बड़ा अलार्मिंग है? मेरा नहीं ख्याल अलार्मिंग है। ये इजराइल की जो एक मल्टी प्रोंग प्रेशर की स्ट्रेटजी है उसी का हिस्सा है, और जाहिर है कि वो मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहता था। जिस चीज़ ने इजराइल के लिए सूरत हाल को और आसान कर दिया वो ये है कि ये जो ट्रूस था ये जो बाइडन के ज़माने में साइन हुआ था और इसके 3 हिस्से थे जैसे आपने अभी बताया, और अब डोनाल्ड ट्रंप इन ऑफिस कुछ ऐसा लगता है कि जो स्टेटमेंट्स आए हैं गज़ा के हवाले से उससे तो तकरीबन ऐसी सूरत हाल है जहाँ जो पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू है या जो पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो गया है सिचुएशन से। और मेरा ख्याल है कि हम सबको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि इजराइल का असल निशाना गज़ा नहीं है, इजराइल का असल निशाना वेस्ट बैंक है। वो वेस्ट बैंक पे काबिज होना चाहता है, और जो ये शिक है ना कि आप अफवाज की इनखला कीजिए इस स्ट्रिप से, ये इजराइल को कतन सूट नहीं करती, क्योंकि फिर उसे दोबारा एंट्रेंस की तरफ आना पड़ेगा जो वो उस एफर्ट की तरफ दोबारा जाना नहीं चाहता। तो वो इस ट्रूस को टेम्पररी रखना चाहता है, वो तलवार लटकाए रखना चाहता है गज़ा पर, पैलेस्टीनियंस पर, कि वो किसी भी वक्त वही सूरत हाल उनके लिए दोबारा कर सकता है जो उसने 1.5 साल में की, जिसमें एथनिक क्लेंसिंग भी शामिल है। आपको पता है इस वक्त पूरा गज़ा में डिस्प्लेसमेंट है, एक भी शहरी गज़ा का ऐसा नहीं है जो डिस्प्लेस नहीं है। और आपको पता है कि जो से रमज़ान की तस्वीर आई वो किस तौर आई कि कितने वो मलबों में बैठकर सहरी और इफ्तार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये तो ब्लैकमेलिंग भी है, ये आर्म ट्विस्टिंग भी है, ये मल्टी प्रोंग प्रेशर स्ट्रैटेजी है ताकि एक अपना अपर हैंड रखा जाए, क्योंकि वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अगर ना माना, अगर कुछ भी ऐसा किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस यही है ना जी कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, बच्चे मार दिए, औरतें मार दी हैं, अब हम और मारेंगे और तुम्हें खित्ते से ही, जगह से ही बेदखल कर देंगे। अच्छा, ये जो सेकंड फेज और कहना चाहूंगी फिर जी डॉक्टर साहब, सेकंड फेज इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकते हैं? क्योंकि अभी जो ट्रम्प साहब ने अभी रिसेंटली एआई जनरेटेड एक वीडियो जो उन्होंने अपलोड की थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अपने हैंडल्स पे, उससे एक पैगाम तो बड़ा क्लियर हो गया है कि भाई ये उनका
प्लान है और इस पे वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बहुत सीरियसली देख रहे हैं, लेकिन आपके मेरा सामने ख्याल है कि जी हमें थोड़ी सी यहाँ पर तफरीक करने की ज़रूरत है। जी वो अमेरिका का प्लान नहीं है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान है। करेक्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने कोई जनवरी से लेकर अब तक पता नहीं कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए, जिनमें से 16 उनके मुल्क के अंदर ही उनके कोर्ट्स ने चैलेंज कर दिए। तो उनके लिए आसान नहीं होगा इम्प्लीमेंट करवाना। ऑब्वियसली उनकी पार्टी में भी हम डिवीजन देख रहे हैं इस पर। एग्जैक्टली वो बहुत फॉर एग्जांपल यूक्रेन के हवाले से भी मतलब यूरोप अब तकरीबन ये सोच रहा है कि क्या यूरोप यूनाइट हो यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें भी सवाल उठाना चाहिए कि क्या हम अमेरिका की तरफ ही देखते रहेंगे, यूनाइटेड नेशंस की तरफ ही देखते रहेंगे जो सिर्फ स्टेटमेंट देखता है ना। पहले हम OIC को OIC कहते थे, पेपर टाइगर कहते थे, अब तो यूनाइटेड नेशंस भी पेपर टाइगर बन गया है ना। स्टेटमेंट देता है, ट्विटर पे ट्वीट करता है, लेकिन कोई अमल दरामद तो किसी भी चीज़ पे नहीं हो रहा ना जी। तो मेरा ख्याल है दैट द मुस्लिम वर्ल्ड आल्सो शुड लुक एट एन अल्टरनेटिव फोर्स, क्योंकि अगर किसी को इस बात की उम्मीद है कि इजराइल अपने अग्रेशन में रुकेगा और अमेरिका उसकी पुश्तपनाही छोड़ेगा, तो ये खाम ख्याली है। ये लार्जर प्लान है ऑफ अ ग्रेटर इजराइल। आपने सीरिया में भी देख लिया, जो वो लीडरशिप को लाए हैं, वहाँ बमबारी हुई है, उसके हवाले से किसी ने चूं भी नहीं की। इजरायली बमबारी हुई है सीरिया में, किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। तो ओवरऑल मिडल ईस्ट इस वक्त तो बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स, ताकत के बल पर इजराइल और अमेरिका की मंशा से चल रही है। इसको काउंटर करने की आपको सेकंड फेज अभी होता हुआ नजर आ रहा है नेगोशिएशन का, सीज फायर का। सेकंड फेज को इजराइल रेजिस्ट करेगा, उसको सूट नहीं करता। परमानेंट सीज फायर इजराइल को किसी तौर सूट नहीं करता। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ बात कर रही थी इस मामले पर। डॉक्टर हुमा बकाई से तजिया दिया इस मामले पर। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।